Welcome back. In this particular video, we are going to discuss about the most important questions of unit number 3, that is Introduction to Computer Network. और अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो आप सभी जानते हैं इट इज चैप्टर नंबर 5, दैट इज इंटरनेट एंड वेब. तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. बट उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यदि आप इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस से रिलेटेड किसी भी तरह के आपको वीडियो ट्यूटोरियल या स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो आप मेरे चैनल www.youtube.com/c/techtipnow पे जाके विजिट कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट www.techtipnow.in पे भी जाके विजिट कर सकते हैं. वहां पे आपको सारा मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा. इस वीडियो के बॉटम पे भी आप ग्रीन बार चेक कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन टेकटिपनाउ 60 एम्प्लॉइज आर वर्किंग. Each employee has been allotted a separate computer to work and all computers are connected through the main server. All these computers are installed equally in two different floors. In each floor, computers are connected to a switch. In the sense, TechTipNow के ऑफिस में दो डिफरेंट फ्लोर्स हैं जहां पर कि टोटल 60 एम्प्लॉइज काम करते हैं और इसको हर एक को एक एक कंप्यूटर असाइन किया गया है. और ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं ये विद द हेल्प ऑफ स्विच एक दूसरे से कनेक्टेड हैं डिफरेंट फ्लोर्स में. सो द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट कि ये किस प्रकार का नेटवर्क है. सो वी कैन सिंपली से दैट इट इज लोकल एरिया नेटवर्क बिकॉज एक सिंगल प्रेमाइसेस पे ही ये हमारा पूरा नेटवर्क बना हुआ है. और वैसे भी जब आप अंडर 5 किलोमीटर या नाउअडेज 10 किलोमीटर के रेंज पे किसी नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं सो दैट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज लोकल एरिया नेटवर्क. और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप 50 किलोमीटर की रेंज लें किसी नेटवर्क को बनाने के लिए तो उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में रखते हैं. एंड बियॉन्ड दिस 50 किलोमीटर जो भी टाइप ऑफ नेटवर्क आप स्टैब्लिश करते हैं दैट ऑलवेज कंसीडर्ड एज वाइड एरिया नेटवर्क. Now the next question is saying that what topology would you suggest to connect all computers in each floor? Well, जैसे मैंने आपको कहा कि हर एक फ्लोर में एक स्विच है और इस स्विच से जो है ये सारे नोड्स या कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं. और जब हम स्विच की बात करते हैं तो यदि आप स्विच के डेफिनेशन को देखें तो इसे हम एक सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस के नाम से जानते हैं. और जब हम सेंट्रल नेटवर्किंग डिवाइस की बात करते हैं तो इसका मतलब इसे हम सेंट्रल पे प्लेस करते हैं और बाकी सारे जो नोड्स होते हैं वो कुछ इस तरह से जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं. और इस प्रकार से जो टोपोलॉजी रेडी होती है या जो अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स होता है किसी नेटवर्क में दैट बिकम्स व्हाट योर स्टार टोपोलॉजी. सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट इट इज स्टार टोपोलॉजी. आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं. Here it is saying that write the function of the following network devices. First is what router या router, दूसरा है repeater. Now जैसा इन दोनों का नाम है आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम राउटर या रूटर की बात करते हैं इसका मतलब जो आपको रास्ता दिखाने की बात करता है या पाथ दिखाने की बात करता है. सो यहाँ पर नेटवर्क के कंटेक्स्ट में रूटर का मतलब होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो नेटवर्क्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट तो करता ही करता है, साथ ही साथ जो डेटा कम्युनिकेट होता है बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स उनको बेस्ट रूट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है. और ये इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक प्रॉपरली पहुंच रहा है. इन बिटवीन कहीं पर कोई कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए तो वो उसी समय उसका कोई दूसरा अल्टरनेट पाथ खोजकर फाइनली उसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की कोशिश करता है. एंड रिपीटर की अगर हम बात करें तो रिपीट करना इन द सेंस जो भी सिग्नल या डेटा आपका ट्रैवल करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक, इस दौरान अगर डिस्टेंस ज्यादा हो डेटा ट्रैवलिंग का तो हो सकता है कि आपका जो डेटा है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो जाए. तो उसे वापस स्ट्रेंथ देने के लिए या उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है. इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि a router is responsible for receiving, analyzing and moving incoming data packets to another network. इसका मतलब ये अलग अलग प्रकार के जो डिसिमिलर नेटवर्क्स होते हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करने का काम करता है. और जैसे मैंने आपको बोला कि रूटर ये इंश्योर करता है कि जो डेटा ट्रैवल कर रहा है वो सही रास्ते से होते हुए फाइनली आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचे. और तीसरी जो बात मैंने आपसे कही कि ये ट्रैफिक को मैनेज करता है इन द सेंस डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए जो भी बेस्ट शॉर्टेस्ट रूट होता है उसे ये प्रोवाइड करने की कोशिश करता है.
सो एज आई सेड, बिकॉज मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिखना मिस कर दिया, सो मैं अपनी लैंग्वेज पे और शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूं कि इट एक्चुअली रीजनरेट्स द सिग्नल या इट एम्पलीफाइज द सिग्नल एंड सेंड इट अगेन टू द क्लाइंट। दैट्स द पर्पज ऑफ दिस रिपीटर। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Here it is asking that name the following device that is used to connect dissimilar network। तो अभी मैंने आपको बात की रूटर के बारे में। रूटर तो एक प्रकार से, अगर इसका जो प्रमुख कार्य है यदि आप उसे देखें तो ये बेस्ट रूट प्रोवाइड करना किसी भी डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रेवल करने के लिए, ये इसका प्रमुख कार्य होता है, जैसा मैंने यहां पर आपको लिख के बताया। लेकिन आप इसे डिसिमिलर नेटवर्क के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से एक और डिवाइस होता है गेटवे, जो एक्चुअली या ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है डिसिमिलर नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट हेल्प्स इन ओपनिंग अ वेब पेजेस। तो हम बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और रिपीटेटिव क्वेश्चन है जो पूछा भी जाता है। हम सभी परिचित हैं वेब ब्राउजर से, चाहे वो आप क्रोम की बात करें, चाहे आप फायरफॉक्स की बात करें या अन्य किसी वेब ब्राउजर की बात करें, जैसे मैं यहां पर सफारी का भी उदाहरण ले लेता हूं या माइक्रोसॉफ्ट एज का। सभी वेब ब्राउजर्स होते हैं, अर्थात इनका जो मुख्य कार्य है वो है वेबसाइट में जो भी पेजेस उपलब्ध होते हैं उन्हें आपके स्क्रीन तक पहुंचाना और डिस्प्ले करवाना। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट explain two measures that a school should take to ensure security of their computer network। भाई आपके स्कूल में कंप्यूटर का नेटवर्क यदि स्टैब्लिश किया जाए तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सो जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी की जहां तक बात है तो एक जो कॉमन चीज आप कर सकते हैं वो ये कि आपका जो नेटवर्क है आप उसमें फायर वॉल को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो फायरवॉल है ये बेसिकली जो नेटवर्क में ट्रैफिक होता है, जो डेटा ट्रैवलिंग होती है उसको मॉनिटर करता है और जो भी अनऑथेंटिक डेटा इसे लगता है उसे वो नेटवर्क में अंदर आने नहीं देता। सो दिस इज वन थिंग। द सेकंड इज व्हाट कि आप किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में जब लॉग इन करें, अर्थात आपका जो नेटवर्क सिस्टम है जो आपने इस्टेब्लिश किया है, तो इसमें जितने भी नोड्स हैं वो सारे नोड्स में जब आपका कोई यूजर या जब कोई यूजर इस नेटवर्क में आने की कोशिश करे तो पहले उसके पास प्रॉपर क्रेडेंशियल होना चाहिए। उसे वो जब तक इनपुट ना करे वो इस नेटवर्क में अंदर नहीं जा सकता। साथ ही साथ जो यूजर नेम और पासवर्ड आपने पर्टिकुलर नोड्स के लिए सेट किए हैं वो फ्रिक्वेंटली चेंज भी होने चाहिए ताकि उसके हाईजैक होने के या हैक होने के चांसेस कम हो जाए। इसी तरह से जो तीसरा एक कार्य और आप कर सकते हैं जो आई थिंक सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि जो भी यूजर है वो पूरी तरह से ट्रेंड हो और अवेयर हो इन डिफरेंट तरीकों के नेटवर्क थ्रेट से जो किसी नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं या ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट राइट द पर्पस ऑफ दिस मॉडेम, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन तीनों ही शब्दों से आप परिचित होंगे। जहां तक बात है मॉडेम की, तो पहली चीज तो ये कि इसका जो फुल फॉर्म है दैट यू कैन सी इज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मतलब होता है जो भी एनालॉग सिग्नल होता है उसे कन्वर्ट करना डिजिटल सिग्नल में, और जब आप वापस इसे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। इसका मतलब ये है कि मॉडेम जो होता है वो बेसिकली जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर एनालॉग का इनडायरेक्टली तात्पर्य है हमारे फोन सिग्नल से और डिजिटल सिग्नल का इनडायरेक्टली तात्पर्य है कंप्यूटर सिग्नल से, क्योंकि आपके पास इंटरनेट से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है इन द सेंस आपके कंप्यूटर सिस्टम में, ऑब्वियसली वो डिजिटल फॉर्म में होनी चाहिए जब वो कंप्यूटर के अंदर आती है। लेकिन कंप्यूटर के बाहर जब वो डेटा ट्रैवल करता है या इंटरनेट की जो इंफॉर्मेशन होती है वो मोस्टली ईएम वेव्स या एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में ट्रैवल करती है। इसलिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में मॉडेम का होना जरूरी हो जाता है जो कि बाहर से आने वाले डेटा को डिजिटल सिग्नल में कुछ इस तरह से कन्वर्ट करता है और जो बाहर का डेटा होता है वो एनालॉग सिग्नल के रूप में होता है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस मॉडेम। जहां तक बात है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की, तो जैसा इसका नाम है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वी ऑल नो दैट कि जो इंटरनेट में डेटा ट्रैवल होता है उसके लिए जो सबसे प्रमुख प्रोटोकॉल है जो डेटा ट्रांसमिट करने में आपकी मदद करता है दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। और जब उसमें वॉइस ओवर अर्थात जब
ऑडियो का सिग्नल ट्रेवल करना शुरू कर देता है, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल बना दिया गया है नाउअडेज, दैट इज योर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये एक टेक्नोलॉजी का रूप ले चुकी है, या इसे आप सिंपली प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। इसका प्रमुख कार्य है जो भी ऑडियो या वीडियो सिग्नल्स हैं उनको थ्रू इंटरनेट आपके डिवाइस तक पहुंचाना, या आपके डिवाइस को हेल्प करना इन ऑडियो या वीडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में या रिसीव करने में। उदाहरण के लिए यदि मैं व्हाट्सएप की बात करूं, तो ये एक एप्लीकेशन है जो इस वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करती है इन योर मोबाइल सिस्टम या मोबाइल फोन, इंटरनेट से आने वाले सिग्नल को रिसीव करने में या ट्रांसमिट करने में, जो कि ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में होते हैं। इसी तरह से अगर आप हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करें, तो वी ऑल नो दैट इंटरनेट में एक एप्लीकेशन होती है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका प्रमुख कार्य है वेबसाइट्स को मैनेज करना, वेबसाइट्स को क्लाइंट के कंप्यूटर तक पहुंचाना। तो इन वेबसाइट को क्लाइंट के कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए www भी जिस सेट ऑफ रूल्स की मदद लेता है, दैट इज योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जैसा कि इसका नाम है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक। और जब हाइपरलिंक से कनेक्टेड होने वाले डॉक्यूमेंट की बात की जाती है, तो ऑब्वियसली वो वेब पेजेस होते हैं। तो इन वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए जो सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, दे आर बेसिकली HTTP। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट हाउ डू कंप्यूटर नेटवर्क रिड्यूस हार्डवेयर कॉस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। सो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क जब आप स्टैब्लिश करते हैं तो आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है काफी रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि आपके सपोज ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने यहाँ पे 4 कंप्यूटर लिए हैं, अगर 20 कंप्यूटर हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो यदि इनमें आपको प्रिंटर इंस्टॉल करना है, तो हो सकता है कि केवल एक प्रिंटर आप लें, उसे आप इसके सर्वर के साथ, या मान लीजिए ये आपका यहाँ पे सर्वर है बीच में, इसके साथ आप इस प्रिंटर को कनेक्ट कर दें। मैं इसे मार्क कर देता हूं कुछ इस तरह से, और उसके बाद में जितने भी नोड हैं वो वाया सर्वर इस प्रिंटर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब 20 कंप्यूटर आपके नेटवर्क में है, तो 20 में जो अलग अलग प्रिंटर की आवश्यकता थी उसको हमने रिड्यूस करके 1 प्रिंटर में कर दिया। इसी तरह से अन्य डिवाइसेस, चाहे वो स्कैनर की आप बात करें या CD ड्राइव की बात करें, इस तरह के जितने भी डिवाइसेस हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं, जिसे हमें हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग के नाम से भी जिसे हम जानते हैं। सो दिस समथिंग अबाउट, यू कैन से, किस तरह से हम हार्डवेयर की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को बनाकर। इसे मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है, आप इसे रीड कर सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। हियर इट इज सेइंग दैट व्हाई स्विच इज कॉल्ड इंटेलिजेंट हब। देखिए, सबसे प्रमुख जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, एक होता है आपका हब और एक होता है स्विच। नाउ इनका प्रमुख कार्य क्या है कि ये जो कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स होते हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। परंतु स्विच या हब की जो प्रमुख या इनके बीच में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये कि स्विच के पास एबिलिटी होती है कि जो भी डेटा ये रिसीव करता है किसी एक एंड से, उसे एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर एंड तक पहुंचाना है वहीं तक पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन अगर आप हब की बात करें तो वो किसी एक एंड से अगर आपके डेटा को रिसीव करता है तो बिना कुछ सोचे समझे पूरे नेटवर्क में जितने भी नोड्स हैं उन सब तक उस डेटा को सेंड कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि हब के पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो डिसाइड कर सके किस डेटा को किस नोड तक या डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, जबकि स्विच के पास ये एबिलिटी होती है। स्विच कैन डिसाइड कि जो भी डेटा वो रिसीव कर रहा है उसे एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर नोड तक पहुंचाना है। इसलिए इसे हम इंटेलिजेंट हब के नाम से जानते हैं। और इस कार्य को करने के लिए हर एक नोड में मौजूद उसके मैक एड्रेस, जिसे हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं, उस एड्रेस का प्रयोग करता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Here it is saying that dash is collection of interconnected dash designed with a goal in a mind। तो इंटरकनेक्टेड तो ऑब्वियसली हमारे वेब पेजेस ही होते हैं, और जब वेब पेजेस का कलेक्शन आप बनाते हैं तो इट बिकम्स व्हाट योर वेबसाइट। सो वी कैन से वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस डिजाइन्ड विद अ गोल इन माइंड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक्सप्लेन दिस फॉलोइंग टर्म्स, जो कि फिर से अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं और मोस्ट कॉमनली एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। URL की आप बात करें तो इट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP is called Secured Hypertext Transfer Protocol।
ARPANET इज बेसिकली अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और ISP की यदि आप बात करें तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और MAN की बात करें तो दिस इज बेसिकली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन ये एक बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुकीज क्या होती हैं, क्या कुकीज सिक्योर्ड होती हैं, और इसे हम डिसेबल कैसे कर सकते हैं। वेल, जब आप किसी भी वेबसाइट को अपने कंप्यूटर सिस्टम पे ओपन करते हैं, उदाहरण के तौर पे यदि आप amazon.in की बात करें, तो जब आप इसे ओपन करते हैं तो इसके लिए आप कुछ यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं। तो Amazon क्या करता है, इस यूजर नेम और पासवर्ड को अपने सर्वर के पास स्टोर करता है, और उस सर्वर और उस यूजर नेम और पासवर्ड के द्वारा होने वाली जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसकी वेबसाइट में, उन सारी गतिविधियों या एक्टिविटी को वो ट्रैक करता है और उसे एक टेक्स्ट फाइल बनाकर वापस आपके कंप्यूटर में, इसके लोकल सिस्टम में या ब्राउजर में सेंड कर देता है या स्टोर करवा देता है। इसी फाइल को हम कुकीज के नाम से जानते हैं। तो कुकीज जो होती हैं बेसिकली सिंपल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो ज्यादातर किसी भी यूजर के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज को स्टोर करती हैं और उसके यूजर नेम और पासवर्ड को, खासकर यूजर नेम को, और इस प्रकार से जो भी एक्टिविटी स्टोर की जाती हैं वो एज ए हिस्ट्री ये नेक्स्ट टाइम दोबारा अगर उस वेबसाइट को कोई ओपन करता है, सेम यूजर ओपन करता है, तो उसकी बेसिस पे उसे डेटा प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये यूजर के जो एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस कुकीज। और जहां तक इसके सिक्योरिटी की बात करें तो बेसिकली चूंकि कुकीज जो होती हैं वो आपके द्वारा की जाने वाली एक्टिविटीज को स्टोर करती हैं जो कि ऑलरेडी उसके सर्वर में मौजूद होती हैं, तो ये उतने ज्यादा रिस्की नहीं होती हैं। हाँ, लेकिन इन कुकीज के हैक होने का डर हमेशा बना रहता है। तो यदि ये कुकीज साइबर क्रिमिनल के द्वारा या हैकर्स के द्वारा हाईजैक कर ली जाती है तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको नुकसान हो सकता है। अदरवाइज कुकीज आइडियली जो होती हैं वो सिक्योर होती हैं, वो हार्म आपके सिस्टम को नहीं पहुंचाती हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्लू जो है वो टेकटिप नाउ में एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है और उसे कहा गया है कि टेकटिप नाउ का जो एक नया ऑफिस भोपाल में ओपन हो रहा है उसके लिए कंप्यूटर नेटवर्क बनाए। अब ये जो नया प्रेमाइस है इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर लैब हो सकते हैं, परंतु वो जो है उस नेटवर्क के लिए एक सही केबल लेआउट नहीं बना पा रहा है। तो आपको ये सजेस्ट करना है कि अगर किसी भी नेटवर्क के लिए केबल लेआउट अगर ड्रॉ करना है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि जब आप किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो उस कंप्यूटर का सर्वर होता है। तो सबसे पहले तो आप ये निर्धारित करें कि सर्वर जो है वो किस पर्टिकुलर लोकेशन पे रखा गया है। उस लोकेशन पे अर्थात उस डिपार्टमेंट पे या उस प्रेमाइसेस पे या उसे आप सबसे पहले केंद्र बना देते हैं अपने नेटवर्क का, और उसके बाद जो जितने भी अलग अलग प्रेमाइसेस पे आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उनके द्वारा उस सर्वर के जो लोकेशन से डिस्टेंस है उसे आप मेजर करते हैं, और मेजर करने के बाद आप निर्धारित करते हैं उसका लेआउट। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर इन चारों प्रेमाइसेस को कनेक्ट किया तो सपोज इसकी टोटल डिस्टेंस 110 किलोमीटर आ रही है, लेकिन मान लीजिए यदि मैं इस सर्वर से यहाँ की डिस्टेंस लूं, फिर इससे इसकी डिस्टेंस लूं, उसके बाद इसकी डिस्टेंस लूं, और अगर इसकी टोटल डिस्टेंस से फॉर एग्जांपल 70 मीटर आ रही है, इसका मतलब मैं जो केबल लेआउट तैयार करूंगा वो कुछ बस लेआउट के जैसा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से प्रमुख रूप से हम ये कह सकते हैं कि पहला जो पॉइंट आप ध्यान रखें केबल लेआउट के लिए वो कि सर्वर का लोकेशन कहाँ है। दूसरा, उस सर्वर से अलग अलग लोकेशन पे स्थापित जो नेटवर्क हैं या जो नोड्स हैं या हर एक बिल्डिंग के साथ उस सर्वर का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, उसके आधार पर आप केबल लेआउट तय करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Here it is asking that find the odd one among given and explain why। www, chat, VoIP और रूटर, इन चारों में से कौन सा ऐसा टर्म है या डिवाइस है जो अलग है। तो अगर आप देखें www, चैट को और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल को, तो मुख्यतः ये जो होते हैं ये आपके इंटरनेट एप्लीकेशंस हैं, जबकि जो रूटर है वो बेसिकली एक नेटवर्किंग डिवाइस कहलाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रूटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
यहां पर ये कह रहा है कि द सेट ऑफ रूल्स दैट डिसाइड द फंक्शनिंग ऑफ ए नेटवर्क इज कॉल्ड व्हाट। हम जानते हैं कि जो सेट ऑफ रूल्स किसी नेटवर्क को फंक्शन करने के लिए बनाए जाते हैं, दे आर एक्चुअली नोन एज व्हाट योर प्रोटोकॉल्स या प्रोटोकॉल। और जो अरेंजमेंट होता है कंप्यूटर का या उस कंप्यूटर के साथ साथ उसमें जुड़े हुए अन्य डिवाइसेस का, उस अरेंजमेंट को हम टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस वन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Here it is saying that differentiate between static and dynamic web pages, chat and email, tree and mesh topology, add-ons and plugins। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है यदि आप इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेजेस की। जैसा कि इसका नाम है, स्टैटिक पेज जिनका जो डेटा होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है या फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होता है, और डायनेमिक पेज का जो डेटा होता है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। इसका रीजन ये है कि जो डायनेमिक पेजेस में डेटा आते हैं वो बेसिकली डेटाबेस जो बैकएंड पे बना होता है। से फॉर एग्जांपल ये आपकी वेबसाइट का एक वेब पेज है, इसमें कुछ इस तरह से यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो रहा है। जैसे आपने सीबीएसई की वेबसाइट खोली और वहां पे अपना रोल नंबर डाला, तो जो मार्क्स आपके लिए स्क्रीन पे डिस्प्ले किए गए हैं, हो सकता है वो उस वेबसाइट में कनेक्टेड डेटाबेस से लिए जा रहे हों और दिखाए जा रहे हों। इसका मतलब ये जो कंटेंट है ये डायनेमिकली चेंज हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि आपकी स्क्रीन में आपका नंबर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन कोई और जब अपना रोल नंबर डाल रहा है तो वही डेटाबेस उसे कोई और डेटा शेयर कर रहा है। इसका मतलब जो कंटेंट है वो अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग हो सकता है, जबकि स्टैटिक पेज मतलब वो फिक्स है। ऑल अराउंड द ग्लोब जब उस पेज को ओपन किया जाएगा तो उसका डेटा सबको सेम ही दिखेगा। दीज आर द मेजर डिफरेंसेस। स्टैटिक पेज जो है वो HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS के द्वारा तैयार किए जाते हैं, जबकि डायनेमिक वेब पेजेस के लिए हमको प्रॉपर कोडिंग की आवश्यकता होती है या करनी पड़ती है, और इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें प्रमुख रूप से PHP, जावा, पाइथन का इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ ये HTML, JS और CSS तो लगते ही हैं। चलिए अब हम चैट एंड ईमेल के डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। चैट का मतलब है, हम बात कर रहे हैं इसे इंस्टेंट मैसेजिंग के रूप में। तो इंस्टेंट मैसेजिंग या चैट दोनों एक ही बात है। सो इंस्टेंट मैसेजिंग, जिसका इसका नाम है कि जब आप कोई भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं, जो रेसिपिएंट होता है उसे वो तुरंत रिसीव हो जाता है। इसका मतलब जो दो व्यक्ति आपस में मैसेजिंग करते हैं या चैट करते हैं तो वो दोनों एक साथ अलाइव होते हैं और त्वरित रूप से वो डेटा एक दूसरे के पास पहुंचते रहता है, जबकि ईमेल में ऐसा नहीं है। ईमेल में आपने कोई ईमेल सेंड की तो वो दूसरे तक पहुंचती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो उस समय अलाइव हो, वो बाद में उसे कभी भी देख सकता है। इसके अलावा जो इंस्टेंट मैसेजिंग होती है, जाहिर सी बात है अगर ये एक एप्लीकेशन स्काइप का इस्तेमाल कर रहा है तो जो दूसरा है उसके पास भी वो सेम एप्लीकेशन ही होनी चाहिए, तभी वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जबकि ईमेल में सपोज आपने जीमेल का इस्तेमाल किया है तो हो सकता है जो दूसरा है वो रेडिफ मेल का इस्तेमाल कर रहा हो, तो यहां पर कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। ईमेल सर्विसेज दूसरी हो सकती हैं, लेकिन वहां पर कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जैसे मैंने कहा कि इंस्टेंट मैसेजिंग में रेसिपिएंट को तुरंत मैसेज प्राप्त हो जाता है, जबकि ईमेल में मैसेज पहुंचता तो है लेकिन वो कभी भी किसी भी टाइम पे उसे देख सकता है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड मेश टोपोलॉजी की। ट्री और मेश टोपोलॉजी की बात की जाए तो ट्री का मतलब होता है जिसमें जो नोड्स होते हैं वो कुछ इस तरह से हिरार्चिकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अरेंज होते हैं, और इस तरह का जो नेटवर्क बनता है इसी तरह से ये लगातार इस तरह से अलग अलग हिरार्चिकल फॉर्म रहेगा। तो ये हमारा ट्री का आर्किटेक्चर है। जबकि मेश टोपोलॉजी में ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टाइल नहीं होता है, बस ये होता है कि जितने भी नोड्स हैं वो एक दूसरे के साथ, सभी नोड्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। दूसरी बात, जो ट्री टोपोलॉजी है इसमें ऑब्वियसली कंपैरिजन टू दिस मेश टोपोलॉजी कम केबल की आवश्यकता पड़ती है, जबकि मेश टोपोलॉजी में ज्यादा केबल की आवश्यकता पड़ती है। सो इस प्रकार जो ट्री टोपोलॉजी है इट इज लेस एक्सपेंसिव और मेश टोपोलॉजी होती है इट इज मोर एक्सपेंसिव। एंड जाहिर सी बात है कि जो ट्री टोपोलॉजी है ये सिंपल होती है इन कंपैरिजन ऑफ मेश, जिसकी वजह से इसका जो मेंटेनेंस है वो भी इजी हो जाता है, जबकि मेश टोपोलॉजी का मेंटेनेंस टफ होता है। तो ये तो डिफरेंस हुए हमारे ट्री एंड मेश टोपोलॉजी के बीच के।
इसी तरह से अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंड द डिफरेंस है, दैट इज बिटवीन एड-ऑन्स एंड प्लगइन्स। साथ ही साथ आप मान के चलें कि आपके एग्जाम में एड-ऑन्स एंड प्लगइन्स का क्वेश्चन एक तय है। नाउ एड-ऑन्स की यदि हम बात करें तो ये बेसिकली एक पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं, अर्थात ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए बनाए जाते हैं। प्लगइन्स जो होते हैं ये कंप्लीट प्रोग्राम्स होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, साथ ही साथ ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप गूगल का क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्रोम का ही या गूगल के द्वारा बनाया हुआ ही सॉफ्टवेयर यहाँ पे लगे। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फ्लैश प्लेयर, तो अडोबी का फ्लैश प्लेयर है, अर्थात वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हो गया। तो इसका मतलब ये कंप्लीट प्रोग्राम्स हैं जो खुद भी इंडिपेंडेंटली चल सकते हैं, जबकि एड-ऑन्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होते हैं जो स्पेशली ब्राउजर के साथ एसोसिएटेड होते हैं या किए जा सकते हैं, और ये सिर्फ ब्राउजर के साथ ही काम करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि प्लगइन्स जो हैं वो फ्लैश प्लेयर, जावा, क्विक टाइम, ये सभी होते हैं, जबकि फंक्शनैलिटी या एड-ऑन्स की अगर हम बात करें तो वो ग्राफिकल एड-ऑन्स भी हो सकते हैं, साउंड एक्सीलरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मॉडेम की कैपेबिलिटीज के रूप में हम इनके एग्जांपल्स को समझ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट राइट 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार एंड ट्री टोपोलॉजी। पहले हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। वी ऑल नो दैट जब आप कोई अरेंजमेंट करते हैं डिफरेंट नोड्स का स्टार के फॉर्म में लाइक दिस, जहां पे एक सेंट्रली लोकेटेड हब या स्विच होता है, तो ये जो आर्किटेक्चर है दिस इज जो स्टार टोपोलॉजी। तो इसकी जो प्रमुख बातें हैं, खास बातें हैं, वो ये कि ये सस्ता होता है, इसका इंस्टॉलेशन आसान है, इसमें ट्रबल शूटिंग आसान है, और इसमें कभी भी किसी भी ऐड को जोड़ा जा सकता है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर सेंट्रल डिवाइस खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। दूसरा, जितनी भी परफॉर्मेंस आपके स्टार टोपोलॉजी की है वो इस सेंट्रल डिवाइस पे ही डिपेंड होती है। अगर ये अच्छा होगा तो अच्छा कम्युनिकेशन होगा, सही डिवाइस ना हो या सही स्विच ना हो तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन भी सही नहीं होगा। इसके अलावा इसमें हमें लॉन्ग केबल की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं हमारे स्टार टोपोलॉजी के। अगला जो है वो ट्री टोपोलॉजी है। यदि इसकी बात की जाए तो ट्री तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस भी किया कि कुछ हायरार्किकल फॉर्म में इस तरह से जो आर्किटेक्चर रेडी होता है ये हमारा ट्री टोपोलॉजी है। इसकी खास बात यह है कि इसमें भी कोई नोड अगर खराब हो जाए, अगर नीचे का नोड खराब हो जाए तो ये पूरा नेटवर्क बंद नहीं होता है। दूसरा, जो लार्ज नेटवर्क होते हैं वहां पे ये ज्यादा सुटेबल होता है। साथ ही साथ इसमें किसी भी नोड को कभी भी आसानी से ऐड किया जा सकता है, इसलिए ये फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो ये कि अगर इसका जो टॉप लेवल नोड है अगर वो खराब हो जाए, लोअर लेवल या नेक्स्ट लेवल के जो नोड्स होते हैं या जो नेटवर्क होता है वो भी पूरी तरह से खराब हो जाता है। ये खराब हो गया मतलब नीचे के लेवल्स के सिस्टम भी वर्क नहीं करते हैं, और ये खर्चीला है, ये एक्सपेंसिव होता है नेटवर्क, और कॉम्प्लेक्स भी होता है। हालांकि मेश के साथ अगर आप कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है। सो दीज आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस स्टार एंड ट्री टोपोलॉजी। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस डायग्राम को देख के आप पहचान ही सकते हैं कि ये आपका मेश टोपोलॉजी है और ये यहाँ पर आपकी बस टोपोलॉजी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट कि गिव रियल टाइम एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग। तो स्काइप, गूगल टॉक, रेडिफबोल, याहू मैसेंजर, ये सारे ही इंस्टेंट मैसेजिंग में आते हैं। इनफैक्ट व्हाट्सएप वगैरह को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की बात की जाए तो जीमेल इज देयर, रेडिफमेल इज देयर, दिस इज योर रेडिफमेल, दिस इज जीमेल एंड दिस इज व्हाट योर याहू। और प्लगइन्स की अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा कि फ्लैश, क्विक टाइम, जावा, ऑल दीज आर प्लगइन्स अवेलेबल फॉर योर वेब ब्राउजर्स। वाइड एरिया नेटवर्क की यदि आप बात करें तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेटवर्क है अराउंड और अक्रॉस द कंट्री is basically wide area network. Similarly, railway reservation system that is IRCTC across the country is again wide area network, और VSNL को भी आप वैन में रख सकते हैं, that is विदेश संचार निगम लिमिटेड। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन बोलता है कि रूहानी wants to edit some privacy setting of her browser. How can she accomplish her task? अर्थात ब्राउजर की अगर आपको प्राइवेसी सेटिंग करनी है तो आप उसके लिए क्या स्टेप फॉलो करते हैं। मैंने यहाँ पर गूगल क्रोम और मोजिला दोनों के लिए ही डिफाइन कर दिया है। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। यदि गूगल क्रोम की बात की जाए तो इसमें जो टॉप राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स होते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे।
इसे आप क्लिक करें तो आपको एक नया विंडो आपकी स्क्रीन में आता है। इसके लेफ्ट पैन में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के नाम से, उसे आप क्लिक करें और वहां जाके जो भी सेटिंग्स आपको करनी है वो आप कर सकते हैं। मैं एक बार इसे डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं। सो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, दिस इज माई गूगल क्रोम वेब ब्राउजर। इसके 3 डॉट्स में आप जाएं, यहां से आप सेटिंग में चले जाएं, यहां पर आप इसके लेफ्ट पैन में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में चले जाएं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये इसकी डिफरेंट सेटिंग्स आ चुकी हैं, सिक्योरिटी, कुकीज वगैरह की, ब्राउजिंग डेटा की। यहां से आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेटल कर सकते हैं। इसी प्रकार से मोजिला की अगर आप बात करें तो यहां पर इसके टॉप राइट कॉर्नर में मेन्यू होता है। जैसा कि आप अपनी इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये टॉप राइट कॉर्नर में मोजिला का मेन्यू है। आप इसे क्लिक करें, इसके जो ड्रॉप डाउन में आप देखेंगे ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप सिलेक्ट करेंगे प्रेफरेंसेस एंड ऑप्शंस को। तो जो नया विंडो ओपन होता है उसमें लेफ्ट साइड से आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को सिलेक्ट कर लीजिए। आप फिर वहां से अपने अकॉर्डिंग सिक्योरिटी सेट कर सकते हैं। इसे भी देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकली। सो दिस इज माई फायरफॉक्स का विंडो। अब मैं यहां पर इस मेन्यू पे क्लिक करता हूं, यहां से मैं सेटिंग पे चले जाता हूं। यहां से आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को क्लिक कर दें तो यहां से फिर आप अपने जरूरत के मुताबिक जो भी सेटिंग करना चाहें प्राइवेसी सिक्योरिटी की कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Here it is saying that do you agree that web server can be software and hardware? If yes, then justify your answer. जी बिल्कुल, जो आपका वेब सर्वर है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है, क्योंकि अगर आप हार्डवेयर की बात करें तो वेब सर्वर जो है आपके वेबसाइट के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है जहां पर आप पूरे अपने वेबसाइट के कंटेंट को स्टोर करते हैं। और अगर आप कंटेंट को स्टोर कर रहे हैं मतलब जाहिर सी बात है इस सर्वर के पास अपना जो एक मेमोरी स्पेस होगा, और मेमोरी स्पेस तभी होता है जब वहां पर हार्ड डिस्क या कोई स्टोरेज डिवाइसेस हो। और जाहिर सी बात है ये ना सिर्फ इन वेबसाइट को स्टोर करता है, इन्हें ये प्रोसेस भी करता है, तो इसका अपना खुद का एक सीपीयू भी होता है, इसलिए ये हार्डवेयर कहलाएगा या हार्डवेयर होता है इसमें। इसी तरह से यदि आप सॉफ्टवेयर की बात करें तो इस सीपीयू में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी ईमेल की सर्विस को प्रोसेस करते हैं, आपके वेबसाइट पे आने वाली रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं। तो इस तरह के तमाम डिफरेंट प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स भी इसमें इंस्टॉल किए जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वेब सर्वर जो है इट इज ऑब्वियसली कैन बी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर बोथ। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज दिस एरर 404? सो ऑब्वियसली जब आप किसी वेबसाइट पे जाएं और वहां पर कोई एक पर्टिकुलर वेब पेज को खोलने की कोशिश करें और वो वेब पेज वहां पे अवेलेबल ही ना हो, रीजन चाहे कोई भी हो सकता है वो पेज डिलीट कर दिया गया हो, या वो पेज किसी और एड्रेस के साथ मूव कर दिया गया हो, या उसका लोकेशन चेंज हो गया हो। ऐसी सिचुएशन में एरर 404 आपकी स्क्रीन पे या ब्राउजर में डिस्प्ले हो जाता है। सो दिस इज समथिंग अबाउट ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क या चैप्टर इंटरनेट एंड वेब, जो मैंने अपनी ओर से कलेक्ट किए हैं स्पेशली आपकी प्रिपरेशन के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे इस पूरे चैप्टर को लर्न करने में, साथ ही साथ आपको असेसमेंट अच्छे तरीके से देने में। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अगले सेशन में मिलेंगे नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू कीप वॉचिंग माई चैनल। Thank you for watching this video and please don't forget to like, share and subscribe. Bye bye and take care.